हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम सेशन में पढ़ने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी के बारे में कि प्राइवेट कंपनी को जब हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, क्या हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्या आपको इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, क्या प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं आज के हमारे सेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर जैसे हम प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे को सबसे पहला जो डाउट आता है कि हमारे को ये आता है कि व्हाट इज़ प्राइवेट कंपनी, कि प्राइवेट कंपनी क्या है। तो हमारे लिए प्राइवेट कंपनी क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज 68 में बताई गई है। किसके? कंपनीज एक्ट 2013 के 2 क्लॉज 68 में आपकी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बताई गई है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के अंदर उन्होंने बोला है कि प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अपने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं करती। ठीक है, आप इनवाइट नहीं कर सकते पब्लिक को टू सब्सक्राइब योर सिक्योरिटीज़। मतलब कि आप अब तो फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो शेयर्स, मतलब अगर आपके पास शेयर है किसी प्राइवेट कंपनी के तो आप ऐसे ही किसी भी बाहर के पर्सन को अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। आपको जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को अपने शेयर्स बेचने पड़ेंगे। ठीक है, फिर वो सेकंड कहता है कि अगर आप अपने शेयर्स आगे और इशू करना चाहते हैं, मतलब जैसे कंपनी चाहती है कि वो अपनी शेयर कैपिटल बढ़ाए और अपने शेयर्स और इशू करे, तो वो सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से ही शेयर कैपिटल ले सकती है, बाहर के लोगों से शेयर कैपिटल नहीं ले सकती। मतलब आप नॉर्मली पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, जैसे कि आप पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते, जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफर वगैरह जो होते हैं आप नॉर्मल एक पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर वो थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो आपके मेंबर्स होंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे? 200। मतलब ये आपकी वो मैक्सिमम लिमिट बता देता है, अपर लिमिट बता देता है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने मेंबर्स रख सकते हो? 200 मेंबर्स रख सकते हो अपनी प्राइवेट कंपनी में। इसके अंदर एक तो वो ओपीसी को बाहर निकाल देता है, क्योंकि जैसे कि ओपीसी आपको पता है, ओपीसी मीन्स 1 पर्सन कंपनी, नाम से ही पता लग रहा है, तो उसके अंदर एक ही पर्सन मेंबर होता है, तो उसके अंदर ये रिस्ट्रिक्शन हटा देते हैं 200 मेंबर्स की। वरना उसने कहा है कि जो आपकी प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर आपके मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे? 200। पर जब आप ये 200 की लिमिट काउंट करोगे तो उसने कुछ लोग हैं जिनको इस लिमिट से हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे को कौन कौन से लोगों को इस लिमिट से हटा दिया गया है। तो उसने पहली लिमिट में क्या हटाया है? जो कि एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी की, मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं और उनके पास अगर शेयर्स भी हैं तो हम उन्हें काउंट नहीं करेंगे इस 200 की लिमिट में। ठीक है, मतलब अगर जैसे 200 मेंबर्स आपके ऑलरेडी है और अगर आप आगे शेयर्स दे रहे हो किसी ऐसे पर्सन को जो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है तो आप दे सकते हो, तो आपको 200 की लिमिट को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड उसने कहा है जो फॉर्मली इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी प्लस शेयर होल्डर एट दैट टाइम। इसका मतलब वो ये कहता है कि जो कंपनी की फॉर्मली एम्प्लॉयमेंट में थे, मतलब जो कंपनी के पहले एम्प्लॉयमेंट में थे और जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे तभी उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब आपने शेयर्स लिए थे तब आप कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में थे, और आज के टाइम पे ऐसा है कि आपके पास शेयर्स है पर आप कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो, मतलब आपने वहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, मतलब आपने अपने वहाँ पे जॉब छोड़ दी है, तो भी आप इस 200 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, और उसके अंदर एक पॉइंट और है, ये एग्जम्पशन नहीं है बट एक क्लैरिफिकेशन पॉइंट है कि अगर आपके जॉइंट होल्डर्स हैं तो वो ट्रीट करे जाएंगे एज
1। इसका मतलब वो ये कहता है जैसे कि एक शेयर होल्डर है, ठीक है, उन्होंने ज्वाइंटली होल्ड कर रखे, मतलब दो, जैसे हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने मिलके शेयर्स को ज्वाइंटली होल्ड कर रखा है, तो आप उन्हें एज अ 2 पर्सन काउंट नहीं करोगे, आप एज अ 1 पर्सन ही काउंट करोगे इन द काउंटिंग ऑफ लिमिट ऑफ 200। तो जो हमारी डेफिनेशन है वो इसका क्रक्स ये है, जो कि हमारी 2 क्लॉज 68 में ये डेफिनेशन लिखी गई है कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होगी जिसके आर्टिकल्स में ये सारे पॉइंट होंगे। मतलब अगर आपकी कंपनी के आर्टिकल्स में अगर आपके ये सारे पॉइंट्स हैं तो आप एज अ प्राइवेट कंपनी कंसिडर करे जाओगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया। फिर हम आते हैं मिनिमम लिमिट्स क्या है, कि मतलब मिनिमम आपकी लिमिट्स क्या है। तो वो कहता है कि डायरेक्टर्स, तो आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है तो, एक्सेप्ट ओपीसी, क्योंकि ओपीसी में एक ही डायरेक्टर होगा। तो अगर आपको एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बनानी है तो उसके अंदर आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए। शेयर होल्डर्स, मिनिमम 2 आपको शेयर होल्डर्स भी चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या आते, कैपिटल, नो मिनिमम कैपिटल, मतलब आपको कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कि आपको अगर जैसे कोई भी कंपनी बनानी है, तो अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी बनानी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1 लाख की कैपिटल की ही ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है। तो अब कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं रही है आपकी कैपिटल की वाइल मेकिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो अभी हमने एक इनकॉर्पोरेशन का बेसिक क्रक्स जान लिया कि प्राइवेट कंपनी क्या क्या है और आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए जब आप एक प्राइवेट कंपनी बनाओगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर, कि प्रोसीजर कैसे कैसे फॉलो होगा जब आप एक प्राइवेट कंपनी बनाओगे, उसके अंदर क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे और क्या क्या आप इन्फॉर्मेशन लगाओगे, और आपको किस किस के डीएससी लगाने होंगे और क्या फीस आएगी इनकॉर्पोरेशन में। तो अब हम वो डिस्कस करते हैं अपने सेकेंड पार्ट में। तो अब हम अपने पार्ट 2 में हम प्रोसीजर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर के साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट साथ के साथ बताती जाऊंगी कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी अगर आप एक प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो, ठीक है। तो अब हम प्रोसीजर में ये होता है कि सबसे पहला आपका प्रोसीजर क्या होगा कि आप क्या करोगे, नेम रिजर्व करोगे। मतलब अगर आपको एक कंपनी बनानी है तो आप कंपनी का नाम रिजर्व करवाओगे, मतलब आप उस कंपनी को कोई नाम दोगे, तो आप पहले एक नेम रिजर्वेशन की एप्लीकेशन लगाओगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन सबसे पहले कैसे लगती है, ये इलेक्ट्रॉनिकली लगती है, ठीक है। अर्लियर यहाँ पे रन की सुविधा थी, रन मतलब रिजर्व यूनिक नेम करके था, जो एक सेपरेट आपका एमसीए पे एक सर्विस थी सेपरेट जिसके अंदर आप नेम रिजर्व करवाते थे। बट अब ये सर्विस ख़त्म हो गई है और अब आप स्पाइस प्लस के थ्रू ही आप नेम रिजर्व कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब अगर आपको अब नेम रिजर्व करवाना है तो आप स्पाइस प्लस के थ्रू ही एप्लीकेशन लगाओगे, ठीक है। तो अब हम जब नेम रिजर्व करते हैं तो हमारे क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगानी पड़ती है, अब मैं आपको वो बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो मेन पॉइंट आता है वो आता है टाइप ऑफ कंपनी, कि आपको अपनी टाइप ऑफ कंपनी बतानी पड़ेगी कि आपको कौन सी कंपनी बनानी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ओपीसी बनानी है तो आपको वो बताना पड़ेगा, अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है, सेक्शन 8 बनानी है, निधि कंपनी बनानी है, ठीक है। फिर अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है, अगर आपको कोई कन्वर्जन करना है, तो आपको नेम रिजर्व करने से पहले आपको अपनी टाइप ऑफ कंपनी बतानी होगी। तो जैसे कि हम अभी प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो हम यहाँ पे प्राइवेट पे टिक कर देंगे, जो कि आपका ऑप्शन होगा न्यू कंपनी अदर्स, ठीक है। तो आप न्यू कंपनी अदर्स पे क्लिक कर देंगे, उससे आप एक बेसिक प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट में आता है सब टाइप ऑफ कंपनी।
अंदर बेसिकली या तो आपको प्राइवेट सेलेक्ट करना होता है या फिर पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ ये कब आपके काम आता है। जैसे कि अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं, सेक्शन 8 मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप या तो उसको एज अ प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, एज अ पब्लिक कंपनी भी बना सकते हैं। तो ये आपको सब टाइप ऑफ कंपनी तब काम आएगा। तो हम यहाँ पे भी प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो हम प्राइवेट कंपनी पे क्लिक कर देंगे, मतलब सिलेक्ट कर देंगे। थर्ड इज लाइबिलिटी ऑफ कंपनी। लाइबिलिटी ऑफ कंपनी मतलब कि कंपनी किस तरह से आप अपनी लाइबिलिटी को रोकना चाहते हो। लिमिटेड लाइबिलिटी है ना कंपनी का नाम, तो आप किस तरह से अपनी कंपनी की लाइबिलिटी को लिमिट करना चाहते हो। तो इसके अंदर आपके 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है आपका लिमिटेड बाय शेयर्स और एक ऑप्शन होता है आपका लिमिटेड बाय गारंटी और एक होता है आपका अनलिमिटेड। अगर आप अनलिमिटेड कंपनी बनाते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अनलिमिटेड कंपनी का, आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अनलिमिटेड कंपनी हम बना नहीं रहे। अब मैं आपको बताती हूँ लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी में क्या डिफरेंस होता है, कि आपको अपनी कंपनी की लाइबिलिटी कैसे आप मतलब वो करोगे। लिमिटेड बाय शेयर्स एक तरीके से ये होता है कि जो मेरे पास शेयर्स है कंपनी के, जो मेरी लाइबिलिटी होगी, मतलब जब मेरी कंपनी बंद होने पे जाएगी, वाउंड अप पे जाएगी या फिर कुछ भी ऐसा होगा, तो मैं अपनी कंपनी के वाउंड अप पे सिर्फ उतना ही कंट्रीब्यूट करूँगी जितनी मेरे शेयर्स पे लाइबिलिटी होगी मेरे को पे करने की। ठीक है, और लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है। लिमिटेड बाय गारंटी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब इनकॉर्पोरेशन होता है हम तभी एक गारंटी अमाउंट दे देते हैं, कि जैसे कि मैंने कहा मैं 50,000 तक का गारंटी करती हूँ अमाउंट। तो इसका मतलब जैसे अगर मेरी कंपनी बंद होने में चली जाती है या वाइंडिंग अप में चली जाती है, लिक्विडेशन में किसी भी तरीके से चली जाती है, तो मेरी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही लिमिटेड होगी जितना मैंने अमाउंट गारंटी करा था। जैसे कि मैंने 50,000 गारंटी हो करा था तो सिर्फ मैं 50,000 पे करूँगी। उसके बाद अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप मेरी पर्सनल असेट्स पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो शेयर्स में क्या था कि जितना मेरे शेयर्स पे मेरे को पे करने के लिए होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक 10 रुपये का शेयर है और मेरे पास एक शेयर है, तो जिसका 6 ऑलरेडी मैंने पे कर रखा है, पर 4 अभी भी रह रहा है ना, 4 मुझे पे करना था कि 10 रुपये का शेयर था, 6 इज ऑलरेडी पेड अप, 4 इज स्टिल लेफ्ट। तो जो मेरे 4 रुपये पे करने होंगे ना, मैं वो पे कर दूंगी अपने शेयर का। उसके अलावा आप मुझसे कुछ नहीं मांग सकते हो। ठीक है, तो ये होता है लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो अगर आप शेयर कैपिटल वाली कंपनी बनाना चाहते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स बनाना चाहते हैं, तो आप लिमिटेड बाय शेयर्स पे सिलेक्ट करो, नहीं तो आप लिमिटेड बाय गारंटी पे सिलेक्ट करो। ठीक है, फिर फोर्थ आता है, एक आता है सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी पे बेसिकली क्या होता है, सब कैटेगरी में या तो आपकी नॉन गवर्नमेंट कंपनी होगी, ठीक है, या आपकी यूनियन गवर्नमेंट कंपनी होगी, या आपकी स्टेट गवर्नमेंट कंपनी होगी, ठीक है, या फिर आपकी सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी होगी। तो इस तरह के आपके कुछ ऑप्शंस आते हैं ड्यूरिंग द सब कैटेगरी ऑफ द कंपनी। तो इसके ऊपर आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी कंपनी में जैसे कि कोई शेयर कैपिटल, जैसे आपकी कंपनी है तो यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपका कोई इन्वेस्ट करेगी तो आप यूनियन गवर्नमेंट कंपनी सेलेक्ट करोगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी अप्रॉक्स 50% मतलब 50% की जो आपकी शेयर कैपिटल है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट आपका वो करेगी तो आप स्टेट गवर्नमेंट पे क्लिक करोगे। नहीं तो अगर आप नॉर्मल कंपनी बना रहे हो, जो हम नॉर्मली बेसिकली बनाते हैं, तो हम नॉन गवर्नमेंट कंपनी में सिलेक्ट करते हैं, हम इन पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बिजनेस कोड बताना पड़ता है जो कि आपको क्लासिफिकेशन के हिसाब से होता है। ठीक है, ये बेसिकली एक बिजनेस कोड ही होता है कि जो आपकी कंपनी ऑब्जेक्ट्स कैरी करेगी उसका एक बिजनेस कोड होता है। NIC कोड के हिसाब से आपको वो कोड डालना पड़ता है अपनी एक्टिविटी के हिसाब से। ठीक है, तो बिजनेस कोड में आपको बेसिकली तब सिखाऊंगी जब हम फॉर्म्स भरना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रैक्टिकल क्लास में। ठीक है, 5th पॉइंट आपका ये होगा। फिर उसके बाद आपका जो 6th पॉइंट आएगा, जो मतलब आपका 6th पॉइंट बेसिकली जो आपको रन के टाइम पे होगा वो होगा आपको नेम्स बताने होंगे। ठीक है, नेम्स मतलब कि जो नाम आप अपनी कंपनी का रखना चाहते हैं, मतलब जो आपके प्रपोज नेम है। ठीक है, तो आप मिनिमम 2 प्रपोज्ड नेम्स
बता सकते हैं। मतलब अगर आप सबसे पहले रन की फैसिलिटी के थ्रू अपना नाम रिजर्व करवाना चाहते हैं, मतलब पहले आप नाम रिजर्व करवाना चाहते हैं और फिर इनकॉर्पोरेशन पे जाना चाहते हैं, तो आप मिनिमम 2 नाम बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट इनकॉर्पोरेशन में जाना चाहते हैं और आप स्पाइस के थ्रू मतलब इनकॉर्पोरेशन के साथ ही नाम का अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ एक ही नाम बता पाएंगे, ना कि 2, ठीक है। तो आपको अपने 2 प्रपोज नेम बताने पड़ेंगे। तो जब आप नाम सोचें तो आप ये ध्यान रखें कि वो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता ना हो, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता हुआ हो तो आपको नाम नहीं मिलेगा। कोई ट्रेडमार्क से ना मिलता हो, क्योंकि जो आपकी एक्टिविटी है अगर उस ट्रेडमार्क क्लास में अगर वो रजिस्टर्ड है तो आपको नहीं मिलेगा। तो आप कुछ चीज़ें चेक कर लें बिफोर मतलब एनी प्रपोज नेम, ठीक है। फिर आपको प्रपोज नेम बताने पड़ेंगे और आपको अटैचमेंट में आपको ऑब्जेक्ट्स लगाने पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स मतलब आफ्टर इनकॉर्पोरेशन जब आपकी कंपनी बन जाएगी तो आपकी कंपनी क्या ऑब्जेक्ट्स कैरी करेगी, मतलब आपकी कंपनी क्या काम करेगी, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट्स अटैचमेंट में लगाने पड़ेंगे। तो ये होती है आपकी रन की, जो आपकी छोटी सी एक फैसिलिटी होती है रन की, ये होती है, ठीक है। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है वाइल सबमिटिंग अ रन, ठीक है। तो जब आप रन सबमिट करोगे तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन भर दोगे तो आपका रन फाइल हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बेसिकली जो मेन 2 पॉइंट्स है वो आपको बता देती हूँ। फीस, DSC किस चीज़ के रिक्वायर होंगे और कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई, ठीक है। तो मैं आपको ये 3 चीज़ें बता देती हूँ अब कि जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो 3 चीज़ें हैं कि जब हम ये रन की इन्फॉर्मेशन भर देंगे तो इनमें से हमारे को क्या क्या फीस लगेगी, हमारे को किसका DSC लगाना पड़ेगा और कौन अप्लाई कर सकता है रन, ठीक है। तो मैं आपको ये बताती हूँ। तो जो फीस है दैट इज़ ₹1000, ठीक है, मतलब 1000 रुपीज़ की फ़ीस लगेगी। इसके अंदर आपको रीसबमिशन मिलेगा, ठीक है, रीसबमिशन मिलेगा। और अगर इफ़ अप्रूव्ड मतलब अगर ये रन जो है अगर ये अप्रूव हो जाता है तो ये होगा वैलिड फॉर 20 डेज, आपका 20 डेज तक के लिए ये वैलिड होगा नाम, ठीक है। तो आपको 1000 रुपीज़ की फ़ीस लगेगी। DSC तो नो DSC रिक्वायर्ड, आपको कोई DSC नहीं चाहिए अगर आपको नाम अप्लाई करना है तो नो DSC इज रिक्वायर्ड। हु कैन अप्लाई, anyone can apply by creating a login ID. ठीक है, तो कौन अप्लाई कर सकता है, anyone can apply by creating a login ID। आप एक बेसिक लॉगिन ID क्रिएट करो, आप स्पाइस वेब पे जाओ, स्पाइस वेब में आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करो और वहाँ पे आप अपना रन सबमिट कर सकते हैं। कोई भी सबमिट कर सकता है, ये नहीं कि प्रोफेशनली सबमिट करेगा, anyone can submit by paying a fees of ₹1000, ठीक है। और एक बार वो अप्रूव हो गया तो वो 20 डेज के लिए वैलिड होगा। तो हमारा जो प्रोसीजर था इनकॉर्पोरेशन का, उसका फर्स्ट स्टेप था नेम रिजर्वेशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैं ये मान रही हूँ कि हमारा नेम रिजर्व हो गया है, हमें एक नाम मिल गया है और अब हम जाएंगे इनकॉर्पोरेशन पे, जो कि हमारा सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। तो हम सेकंड पार्ट अब मैं आपको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो अब हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं कि अगर अब हमारा नेम रिजर्व हो गया है जो कि 20 डेज़ के लिए वैलिड है, तो अब हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें कुछ फॉर्म्स भरने होंगे, ठीक है। ये मैं फॉर्म्स आपको प्रैक्टिकली भरना सिखाऊंगी। तो अब हमें कुछ फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, कुछ अटैचमेंट्स लगानी पड़ेंगी, कुछ DSCs लगाने पड़ेंगे, पेमेंट करनी पड़ेगी और आपकी कंपनी अप्लाई हो जाएगी। तो जो हम फॉर्म्स हैं हम उसका डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जो हमें फॉर्म्स भरने पड़ेंगे वो आपके होंगे स्पाइस प्लस पार्ट बी, क्योंकि पार्ट है आपका नेम रिजर्वेशन का, तो स्पाइस प्लस पार्ट बी आपको EMOA, EAOA प्लस अजाइल एंड प्लस INC 9, ठीक है। आपको ये सारे फॉर्म्स भरने पड़ेंगे
फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो जो ये सारे जो फॉर्म्स हैं ये ऑटो फिल्ड होंगे, मतलब ऑटो फिल्ड नहीं सॉरी, ये वेब फिल्ड होंगे, मतलब आपको वेब बेस्ड फॉर्म होंगे। मतलब आपको नॉर्मल ऊपर जैसे वेब का जैसे आपने नेम अप्लाई किया था तो आपको वेब बेस्ड ही मतलब एमसी के पोर्टल पे ही पूरे फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ आपका ये जो INC 9 है ये आपका ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म होगा। ऑटो पॉपुलेटेड मतलब कि जो आपने इन्फॉर्मेशन इन सब में भरी होगी वो उससे आपकी इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट कर देगा, ठीक है। तो मतलब आपको INC 9 नहीं भरना पड़ेगा और आपको ये सारे फॉर्म्स भरने पड़ेंगे और ये सारे आपके वेब बेस्ड फॉर्म होंगे, ठीक है। तो अगर हम डिस्कस करें स्पाइस पार्ट बी, जो आपका मेन रहेगा स्पाइस पार्ट बी, तो स्पाइस पार्ट बी में आपके कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ते हैं, इवन आपको अटैचमेंट्स भी कुछ लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो जो स्पाइस पार्ट बी में जो मेन आपसे इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी पड़ेगी मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है। आपको अपनी यहाँ पे क्या बतानी पड़ेगी, शेयर कैपिटल बतानी पड़ेगी कि आप कितने की शेयर कैपिटल रख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं शेयर कैपिटल अगर 1 लाख रुपीज़ की रख रही हूँ, ठीक है, तो उसको 1 लाख का आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी बताना पड़ेगा कि आपने फेस वैल्यू कितनी रखोगे पर शेयर, मतलब एक शेयर की कितनी वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक शेयर की 10 रुपये वैल्यू होगी तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे आपके 10,000। तो आपको शेयर कैपिटल बतानी पड़ेगी। शेयर कैपिटल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल होती है। आपकी ऑथराइज्ड आपको बतानी पड़ेगी। ऑथराइज क्या होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है कि आपने इतनी लिमिट बना ली है कि इतनी लिमिट तक हम शेयर्स अपनी कंपनी के आगे भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आगे जाके बढ़ानी है ऑथराइज शेयर कैपिटल तो आप वो बढ़ा सकते हैं, बट ऑथराइज एक तरीके से आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है, ठीक है। फिर आपको सब्सक्राइब बतानी पड़ेगी कि कितने शेयर्स आपने सब्सक्राइब करा दिए, मतलब कितने शेयर्स आपने लोगों को इशू कर दिए हैं, ठीक है। सब्सक्राइब और इशूड एक ही होती है एक तरीके से, और आपको पेड अप बतानी पड़ेगी कि कितने के आपके पैसे रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये शेयर कैपिटल का पूरा स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, ठीक है। शेयर कैपिटल में आपको टाइप्स ऑफ शेयर भी बताना पड़ेगा कि आप इक्विटी भर रहे हो या फिर प्रेफरेंस इशू कर रहे हो, तो आपको टाइप्स ऑफ शेयर्स भी बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप शेयर कैपिटल भरने के बाद फिर आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल बतानी पड़ेगी, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल बतानी पड़ेगी कि मतलब आपने कंपनी का ऑफिस कहाँ बनाना चाहते हैं, मतलब किस एड्रेस पे आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास अभी कोई ऐसा परमानेंट एड्रेस नहीं है जो आप कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस बना सके, तो आप उससे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी बना सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप उसे अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस बनाते हैं तो आपको विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन INC 22 फाइल करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको अपना रजिस्टर्ड एड्रेस बताना पड़ेगा। तो अगर आप चाहे तो अपना रजिस्टर्ड एड्रेस बना सकते हैं हाथ के हाथ, फिर आपको INC 22 फाइल नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा परमानेंट एड्रेस नहीं है तो आप उसे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस बना लें और आप बाद में INC 22 फाइल करके अपना रजिस्टर्ड एड्रेस बता दें, ठीक है। फिर आपको बतानी पड़ेगी डिटेल्स किसकी, सब्सक्राइबर की, डायरेक्टर की, ठीक है। सब्सक्राइबर्स और डायरेक्टर्स की आपको डिटेल्स बतानी पड़ेगी कि आपका सब्सक्राइबर कौन है, कौन आपका डायरेक्टर है, तो आपको इनकी क्या डिटेल्स बतानी पड़ेगी मैं आपको ये बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल नेम, फादर्स नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉयमेंट आपको बतानी पड़ेगी कि वो क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन एक तरीके से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस प्रेजेंट एंड परमानेंट, दोनों आपको उनके एड्रेस बताने पड़ेंगे, ठीक है। आपको पीरियड ऑफ स्टे बताना पड़ेगा एट परमानेंट एड्रेस, रेजिडेंस बताना पड़ेगा कि वो रेजिडेंट इन इंडिया है या नहीं, ठीक है। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर्स की बतानी पड़ेगी, ठीक है।
अगर मतलब आपके डायरेक्टर के पास ऑलरेडी डिन है, डिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर उनके पास अगर ऑलरेडी है, मतलब जैसे वो किसी ऑलरेडी कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं, नहीं तो उन्होंने ऑलरेडी डिन ले रखा है, तो आपको इन सारी इन्फॉर्मेशन ही भरेगी, तो आपको डिन से खुद इन्फॉर्मेशन फ्री फिल हो जाएगी, तो आपको एक कम इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। बेसिकली सिर्फ आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भरना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आपके पास डिन नहीं है, मतलब आप स्पाइस के थ्रू ही डिन अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको अटैचमेंट में लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अटैचमेंट में आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा? पैन कार्ड, ये है इफ अप्लाइंग फॉर डिन, मतलब अगर आप डिन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या लगाना पड़ेगा? पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, एक आइडेंटिटी प्रूफ और लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर आप आधार लगा सकते हो, वोटर आईडी लगा पाओगे, ठीक है, डीएल लगा पाओगे, पासपोर्ट लगा पाओगे, ठीक है। तो आपको इनमें से कुछ लगाना पड़ेगा और आपको एक एड्रेस प्रूफ भी लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका यूटिलिटी बिल होगा कोई सा भी, या बैंक स्टेटमेंट लगा दो, ठीक है, जो कि नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स होनी चाहिए। तो आपको अगर आप डिन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्लस आपको ये अटैचमेंट्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको फिर आपको डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर्स की डिटेल देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम क्या बताते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे पैन टैन का एओ कोड बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पैन टैन का एओ कोड और थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन आपको बतानी पड़ेगी, वो जब हम फॉर्म भरेंगे तो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो मोस्टली इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी इन स्पाइस पार्ट बी में, ठीक है। अटैचमेंट्स में ये लगेंगी, प्लस आपको DIR2 लगाना पड़ेगा। DIR2 का फॉर्मेट होता है एक, ठीक है, जो होता है कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, कि वो अपनी कंसेंट दे रहा है कि हाँ मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू बीइंग द डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी। तो आपको कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर लगाना पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो एक डिपॉजिट की एफिडेविट लगा सकते हैं या डिक्लेरेशन लगा सकते हैं। इसके फॉर्मेट आपको दे दिए जाएंगे जब हम क्लास में प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये अटैचमेंट्स आपको लगानी पड़ेगी वाइल फिलिंग ऑफ स्पाइस पार्ट बी, ठीक है। फिर आता है हमारा EMOA पे। तो EMOA में आपको क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स बताने होते हैं, ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट्स प्लस एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर आपको मेन ऑब्जेक्ट्स बताने होते हैं कंपनी के, आपको एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स बताने पड़ेंगे कंपनी के। एंसिलरी मतलब कि इन मेन ऑब्जेक्ट्स को जो आपने रन में बताए होंगे आप वही बता सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते हो। एंसिलरी का मतलब क्या होता है कि इन मेन ऑब्जेक्ट्स को करने के लिए, परस्यू करने के लिए जो हमें छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा, छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे, वो एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स हमें बताने पड़ेंगे, ठीक है। आपको अपनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल बतानी पड़ती है, और आपको अपने सब्सक्राइबर्स की डिटेल बतानी पड़ती है कि मतलब कौन बंदे शेयर्स ले रहे हैं, हु आर द पर्सन टेकिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। आपको उनका मतलब नेम, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, ये सब बताना पड़ता है, और आगे उनको पैन नंबर या डिन नंबर लिखना पड़ता है, और उसके आगे आपको नंबर ऑफ शेयर्स बताने पड़ते हैं कि आप कितने शेयर्स वो परस्यू करें, और आपकी प्रोफेशनल की डिटेल्स आएंगी जो आपकी कंपनी बना रहा है, ठीक है। तो आपका ये EMOA में ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, स्पाइस पार्ट बी में ये इन्फॉर्मेशन जाएगी। EOA एक तरह से प्रीफिल होता है, उसके अंदर आपको बस कुछ पॉइंट्स को चेंज करना पड़ता है अगर आप चेंज करना चाहो तो, पर इसके अंदर कुछ कंपलसरी चेंजेस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम बनाएंगे। तो उसके अंदर एक बेसिकली होता है कि आपको आर्टिकल्स में आप प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन डालनी पड़ती है, और आपको अपने फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम डालना पड़ता है आर्टिकल्स में, ठीक है। फिर आपको भरना होगा अजाइल। अजाइल में क्या होता है, एक तरीके से एप्लीकेशन लगती है GST की, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, ESI की, ठीक है।
आपको इन सब की एप्लीकेशन लगती है। तो जीएसटी की इज़ नॉट मैंडेटरी, अगर आप चाहो तो जीएसटी की उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप उसको नो कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको ईएसआई और ईपीएफ के लिए आप बेसिकली एक स्पेसिफिक सिग्नेचर कार्ड लगेगा उसके अटैचमेंट में, जिसके अंदर आप ये बताते हो कि डायरेक्टर्स के साइन होते हैं और इसके अंदर एक थोड़ी सी डायरेक्टर्स की डिटेल जाती है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं आपके एजाइल में, ठीक है। तो ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स भरना पड़ेगा फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। वंस योर फॉर्म्स आर रेडी, मतलब अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, अटैचमेंट्स वगैरह सब लगा दी हो, फिर उसके बाद आपको डीएससी लगाने पड़ेंगे। फिर मैं आपको फीस बता देती हूँ, डीएससी बता देती हूँ, ठीक है। तो डीएससी किस किस के लगेंगे? डायरेक्टर्स के लगेंगे, मतलब डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर्स, अगर आपके डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर्स सेम है तो सब्सक्राइबर रहेंगे। और आपका प्रोफेशनल के डीएससी की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, मतलब प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होगी, ठीक है। फीस अगर आपकी कैपिटल अप टू ₹15 लाख है तो देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन फीस बाय एमसीए। नो रजिस्ट्रेशन फीस मतलब एमसी अपनी कोई फीस नहीं लेगी जो कि रजिस्ट्रेशन की होती है, ठीक है। फिर आपको सिर्फ 2 फीस पे करनी पड़ेगी, एक आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी जो कि डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट होती है, क्योंकि स्टैम्प एक्ट इज़ अ स्टेट एक्ट, तो स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। और आपको पैन टैन की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आप हाथ के हाथ पैन टैन अप्लाई करोगे तो पैन टैन की फ़ीस पे करनी पड़ेगी जो कि होगी ₹131। तो आपकी फ़ीस कितनी आएगी? स्टैम्प ड्यूटी प्लस पैन टैन की फ़ीस, और आपको डीएससी, डायरेक्टर, सब्सक्राइबर और प्रोफेशनल्स के लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा बेसिक क्लास फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया है कि जब हम इनकॉर्पोरेशन सीखेंगे तो हमको क्या क्या करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे और कैसे कैसे प्रोसीजर चलेगा, ठीक है। सो दिस वॉज माई क्लास फॉर टुडे, होप यू लाइक इट, बाय।